नमस्कार, मैं अजय कुमार। मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि सरकार बेरोजगारी की परेशानी को खत्म नहीं कर सकती है। यह बयान किसी आम नागरिक या नेता का नहीं है, बल्कि बेरोजगारी जैसी परेशानी को खत्म करने के लिए नीतियां बनाने के लिए मोदी सरकार में नियुक्त सबसे ऊंचे दर्जे के प्रशासनिक अधिकारी का बयान है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मोदी सरकार कह रही है कि वह वैसी नीतियां नहीं बना सकती है जिससे बेरोजगारी की परेशानी खत्म हो जाए। मतलब नरेंद्र मोदी ने जो यह बात कही थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, वह पूरी तरह से झूठ है। इस तरह के बयान इस बात को दर्शाते हैं कि सरकार के समूह में जो लोग मौजूद हैं वह इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार और बेईमान में डूबे हुए हैं कि लोक कल्याण के लिए की जाने वाले मजबूत कदम को नहीं उठा सकते हैं। मोदी सरकार को पता नहीं किन किन अनर्गल पैमानों पर मीडिया वाले मजबूत सरकार कहते फिरते हैं, मगर यह इतनी कमजोर है कि लोक कल्याण के हर पैमाने पर फेल साबित हुई है। मजबूत सरकार का मतलब यह नहीं होता है कि मीडिया वालों को गुलाम बनाकर रखा जाए ताकि सरकार के कामकाज की जायज आलोचना ना हो पाए। मजबूत सरकार का मतलब यह भी नहीं होता है कि अपनी ईडी और सीबीआई लगा करके विपक्ष को अनर्गल मामले में फंसाकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जाए। मजबूत सरकार होने का मतलब यह भी नहीं होता है कि संसद में बिना बहस के कानून पर कानून पास करवा दिया जाए। यह मजबूत सरकार के लक्षण नहीं है और इन्हीं सारे लक्षणों में मोदी सरकार चलती रहती है। यह कमजोर सरकार के लक्षण है जो सत्ता की कुर्सी पर खुद को बिठाए रखने के लिए तानाशाही रवैया अपनाती है। यह कमजोर सरकार के लक्षण है जो सत्ता की कुर्सी पर खुद को बिठाए रखने के लिए तानाशाही रवैया अपनाती है। मजबूत सरकारें तो वह होती हैं जो मजबूती के साथ उस तरह की नीतियां बना पाए जिससे लोक कल्याण संभव हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की आर्थिक तरक्की हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। एक सिंपल सा आंकड़ा देखिए। अभी हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ने भारत में मौजूद आर्थिक असमानता पर एक रिसर्च पेपर जारी किया है और इस आंकड़े को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनकी जो वह बात है कि बेरोजगारी खत्म नहीं की जा सकती है, वह पाखंडपूर्ण है और झूठी है। इस रिसर्च पेपर का निष्कर्ष यह है कि मोदी दौर की आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी ज्यादा हो गई है। केवल इतना भर ही नहीं, इस पेपर से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि मोदी दौर में लोगों की आमदनी के आधार पर मौजूद आर्थिक असमानता दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। भारत के टॉप 10% अमीरों के पास गजब का पैसा इकट्ठा हुआ है। इनकी भारत के कुल आमदनी में हिस्सेदारी 60% के आसपास है, जबकि दूसरी तरफ भारत की बॉटम 50% आबादी की भारत की कुल आमदनी में हिस्सेदारी महज 15% की है। मतलब मोदी सरकार के दौर में भारत की आधी आबादी की और भारत के टॉप 50% लोगों के पास भारत की 85% आमदनी है। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच इस तरह की खाई यही बताती है कि सरकार में बैठे लोगों की आर्थिक नीतियां इस तरीके की है कि सारी की सारी आर्थिक समृद्धि चंद लोगों के हाथों में इकट्ठा होते जा रही है। अगर ऐसी आर्थिक नीतियों को नहीं बदला जाएगा तब तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि बेरोजगारी खत्म नहीं की जा सकती है। मगर जिन्हें सरकार के रूप में चुनकर भेजा गया है उनकी तो यही जिम्मेदारी है कि वह ऐसी आर्थिक नीतियां बनाएं ताकि संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से हो पाए कि सबके सब गरिमापूर्ण जीवन जी पाएं। मगर यह तो होता नहीं है। जो होता है वह यह है कि नरेंद्र मोदी के दौर की नीतियां ऐसी रही हैं कि अमीर भयंकर तौर पर अमीर होते जा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेरोजगारी की परेशानी को खत्म क्यों नहीं कर सकती है। तो इसका जवाब यह है कि सारी संभावना यही बताती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, अमीरों की सरकार है। एक साधारण से उदाहरण से समझिए। चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बम्पर पैसा खर्च करती है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक तमाम तरह के विज्ञापन और रैलियों में केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। अगर चुनावी चंदे के सारे सोर्स को मिलाकर बताया जाए तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का आंकड़ा बताता है, उनका अनुमान बताता है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए केवल भाजपा ने अपने चुनावी अभियान में खर्च किया था। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब केवल एक लोकसभा चुनाव में।
यह पैसा कहां से आता है? भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 9 से 10 हजार रुपए महीने पर झूल रही है। क्या भारत के आम लोग भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए इतना ज्यादा पैसा देते हैं? यह सारा पैसा उन्हीं लोगों से आ रहा है जिन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियां बनती हैं। इन्हीं के अथाह पैसे के दम पर सरकार चुनाव लड़ती है। अगर भारत के अमीरों की तरफ से भारत की चुनावी राजनीति में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो यह कैसे संभव है कि भारत सरकार वैसी नीतियां बनाए जो रोजगार देने से जुड़ी हुई हैं, गरिमापूर्ण सैलरी देने से जुड़ी हुई हो? ऐसी स्थिति में तो वैसी ही नीतियां बनेंगी जिससे बड़े बड़े कारोबारी के पास बड़े बड़े मुनाफे के धंधे पर किसी भी तरह की आंच ना आए, वह जबरदस्त मुनाफा कमाते रहें और उनके सामने कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े के खुलासे से तो यही निकल कर आया है कि तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड 5 सालों में बिका है। उसमें से 8,000 करोड़ रुपए तो केवल भाजपा को मिले हैं और जितना बीजेपी को चुनावी चंदा मिला है वह सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले कुल चुनावी चंदे से ज्यादा पैसा है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने तो यहां तक लिखा कि 29 ऐसे कॉरपोरेट समूहों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है जिन्हें केंद्र या भाजपा की राज्य सरकारों से 179 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिले हैं। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2004 करोड़ रुपए का चंदा देने के बदले इन कंपनियों को कुल मिलाकर के 3.8 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मिले हैं, मतलब करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के। ऐसा लगता है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दो धंधा लोने का कारोबार चलाया जा रहा है। जयराम रमेश बताते हैं कि 41 कॉर्पोरेट समूहों को कुल 26 ईडी, सीबीआई, आईटी छापों का सामना करना पड़ा और इन सभी ने 2592 करोड़ रुपए का बीजेपी को चंदा दिया है। इनमें से 1853 करोड़ रुपए छापेमारी के बाद चंदा दिया है। ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हफ्ता वसूली का धंधा किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चुनावी चंदे के आंकड़ों को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों ने भाजपा को दान दिया है और उसके बदले में आम लोगों के घर बनाने की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हुई है। फार्मा कंपनियों ने भाजपा को दान दिया है और उसके बदले में आम लोगों को दवाई खरीदने के लिए ज्यादा पैसे भुगतान करने पड़ रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भाजपा को दान दिया है और उसके बदले में देश को वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने पड़े हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों ने यह बता दिया है कि यह पूरा देश कॉरपोरेट और नेताओं के गठजोड़ से चल रहा है। इस बात को साबित कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह बताया कि तकरीबन 96% इलेक्टोरल बॉन्ड कॉरपोरेट ने खरीदे हैं। कहने का मतलब यह है कि 140 करोड़ की आबादी की आवाज केवल भाषणों में नारा बनकर रह गई है। इसके अलावा इनके लिए कुछ भी नहीं होता है। कॉरपोरेट नेताओं को पैसा देते हैं, नेता सत्ता तक पहुंचते हैं और सत्ता में जाकर के कॉरपोरेट के फायदे के लिए नीतियां बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार अगर वाकई लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होते तो इस कुचक्र को खत्म करने के लिए कदम उठाने के बारे में सोचते। कतई यह नहीं कहते कि सरकार बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती है। मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार या पाखंडी और झूठी किस्म की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भीतर ही भीतर पता है कि सरकार नहीं चल रही है, बल्कि सरकार के रूप में कुछ लोगों का ऐसा समूह बैठा हुआ है जो अपने फायदे से ज्यादा किसी की बेरोजगारी की चिंता नहीं करता है। बेरोजगारी भले ही लोगों के घर को तबाह ही क्यों ना कर दे, मगर सरकार में बैठे लोगों की दुकान चलती रहनी चाहिए। जिस सभा में, मतलब जिस बैठकी में नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर ने यह बात कही कि सरकार सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक परेशानियों को खत्म नहीं कर सकती है, जैसे कि बेरोजगारी, वह सभा भारत में बेरोजगारी पर प्रकाशित हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से जुड़ी हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ से इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12वीं क्लास से ज्यादा की पढ़ाई कर चुके नौजवानों के बीच साल 2000 में तकरीबन 35% नौजवान बेरोजगार थे। साल 2022 में आंकड़ा डबल हो चुका है। 12वीं क्लास से ज्यादा की पढ़ाई कर चुके नौजवानों के बीच करीब 65% नौजवान बेरोजगार हैं। भारत में जितने लोग बेरोजगार हैं उनके बीच तकरीबन 83% नौजवान हैं, मतलब हर 100 बेरोजगारों में से 83 बेरोजगार नौजवान हैं। भारत के रोजगार की तकरीबन 90% आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। साल 2000 के बाद रेगुलर जॉब कम होने लगे हैं
कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो भारत में जिसके पास रोजगार है वह रोजगार केवल पेट पालने लायक तक सीमित है। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है। वह शोषणकारी माहौल में काम कर रहा है। जो बेरोजगार हैं उनकी लंबी फौज खड़ी है, वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसी बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक सलाहकार ने कहा कि यह भारत के कमर्शियल सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह रोजगार मुहैया करवाए। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कॉरपोरेट टैक्स में भी कॉरपोरेट को बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं दी जा रही है। बताइए, अगर आर्थिक सलाहकार की यह सोच है तो कैसे भारत के नौजवानों को रोजगार मिल पाएगा। कमर्शियल सेक्टर का हाल यह है कि वह अपने प्रॉफिट से ज़्यादा किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं। कई रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं जो यह बताती हैं कि एक तरफ दैनिक मजदूरी जस की तस बनी हुई है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर जमकर कमाई कर रहा है। साल 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की रेट को 30% से घटाकर के 22% कर दिया, जिसमें नई कंपनियों को केवल 15% ही भुगतान करने का नियम है। इससे हर साल तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकारी खजाने को। पिछले 7-8 साल में बड़े कारोबारियों को 11 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। साल 2012 से लेकर 2021 के बीच भारत में जितनी संपत्ति बनी है उसका 40% केवल 1% अमीर आबादी के पास है। यह नीतियां कहीं से भी आपको यह बताती हैं कि अगर इस तरीके से सरकार चलेगी तो बेरोजगारी की परेशानी खत्म हो पाएगी। अगर इस तरह की गैर बराबरी वाली आर्थिक नीतियां बनेंगी तो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया जाएगा, तो भारत की सामाजिक और आर्थिक परेशानी इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी कि वह नहीं संभाली जा सकती है। एक वक्त के लिए हम यह मान भी लें कि कमर्शियल सेक्टर का काम रोजगार देना है, मगर उसके बावजूद भी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह देखे कि कमर्शियल सेक्टर क्या कर रहा है, रोजगार क्यों नहीं दे रहा है, दिक्कत कहां पर है। इस तरह से भी सरकार अगर देखेगी तो उसे यही दिखाई देगा कि कमर्शियल सेक्टर सारा फायदा अपने पास रख रहा है, लोगों की जेब में कम पैसा जा रहा है, पैसा जा ही नहीं रहा है क्योंकि जिनको सैलरी दी जा रही है बहुत कम दिया जा रहा है, मुनाफा ज़्यादातर कमर्शियल सेक्टर के पास है और कम लोग रोजगार पर हैं। आम लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि भारत के टॉप 10% अमीरों के जेब में इकट्ठा हो रहा पैसा भारत की 90% आबादी में बांटी जाए। इस तरह की नीतियां बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई देती तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कभी यह बात नहीं कहते कि भारत में बेरोजगारी नहीं खत्म हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार का काम करने का जो मॉडल है वह यह है कि अमीरों से पैसा लेकर के अमीरों को कमाई करने का मौका देते रहना है, बाकी बहुत बड़ी आबादी के मानस को मीडिया के जरिए बर्बाद करते रहना है, उनके भीतर हिंदू मुस्लिम जहर भरते रहना है, पाकिस्तान और मुसलमान के खिलाफ नफरत को राष्ट्रवाद बताकर पेश करना है और विकास के नाम पर उनसे यह कहना है कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। इसी में फंसाकर भारत की आम जनता को भारत की सबसे गहरी परेशानियों को समझने बुझने से दूर रखना है। बेरोजगारी पर प्रकाशित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत की ज्यादातर नौजवान कंप्यूटर पर सामान्य सा काम नहीं कर सकते हैं। ना ईमेल लिख सकते हैं, ना ईमेल भेज सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना पेस्ट कर सकते हैं, ना ही एक्सेल सीट पर साधारण मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो उनको रोजगार कैसे मिल जाएगा। यानी बेरोजगारी की यह रिपोर्ट भारत सरकार की शिक्षण पद्धति की पूरी पोल खोल देती है। सवाल पूछती है कि सरकारी स्कूल से लेकर के कॉलेज महाविद्यालयों में क्या पढ़ाया जा रहा है। सवाल पूछती है कि सरकारी स्कूल से लेकर के कॉलेज महाविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है। मास्टर और प्रोफेसर लोग किस बात की आम आदमी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। भारत की स्किल इंडिया योजना का क्या हुआ। यह सारे आंकड़े और बेरोजगारी की सारी हालत यही बताती है कि भारत की स्किल इंडिया पूरी तरह से फेल साबित हुई है। भारत की बेरोजगारी को कम करने की जो नीतियां मोदी सरकार की रही हैं वह पूरी तरह से फेल साबित रही हैं। चलते चलते यह बात भी समझिए कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह हर साल 2 करोड़ नौकरियां देगी। इस पर वह पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मौजूदा वक्त के हालात में अगर बेरोजगारी की परेशानी को दूर रखना है तो हर साल तकरीबन गैर कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ 20 लाख रोजगार मिलने चाहिए। मोदी सरकार इसका आधा रोजगार भी नहीं दे रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।